हमारे बीच ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने संसारिक मोह माया को अपने जीवन से पूरी तरह त्याग दिया और अपने जीवन को सिर्फ समाज कल्याण और लोगों की भलाई में लगा दिया हो, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे खासे करियर को छोड़ दिया और मानव जीवन की सच्चाई और मानवता को करीब से जानने के लिए एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हों। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने सन्यासी के रूप में समाज और मानव कल्याण किया था। मैं बात कर रहा हूँ आचार्य रजनीश उर्फ ओशो की। वे एक भारतीय तांत्रिक और रजनीश अभियान के नेता थे। अपने जीवन काल में उन्हें एक विवादास्पद रहस्यवादी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक माना गया था। आज हम उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उनको अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था और ओशो की मृत्यु कैसे और कब हुई थी। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। ओशो का पूरा नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। इनके पिताजी का नाम बाबूलाल जैन तथा माता का नाम सरस्वती बाई जैन था। इनके 5 भाई और 4 बहनें थी। 7 वर्ष की उम्र तक वे अपने ननिहाल में रहे। ओशो बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। उनको इतनी आसानी से किसी भी बात के लिए राजी करना आसान नहीं था। बरसात के समय विकराल रूप में बहती और उफनती नदियों को पार करना ओशो के लिए सामान्य बात थी। ओशो विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान थे जो उन्हें अपनी उम्र के सभी बच्चों से अलग बनाती थी। उनकी सदियों से चली आ रही सोच और व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश किसी क्रांति से कम नहीं थी। उन्होंने हितकार्निक कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन अपने शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगने के बाद उन्होंने दूसरे महाविद्यालय DN जैन कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहीं से दर्शन शास्त्र में पढ़ाई पूरी की। बाद में जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पे काम करने लगे थे। जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और समाजवादी और पूंजीवाद की अवधारणाओं पर ओशो व्याख्यान देने लगे, जिसके कारण वे पूरे भारत में आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उनका मानना था कि भारत केवल पूंजीवाद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। ओशो ने भारतीय रूढ़िवादी धर्मों और अनुष्ठानों की आलोचना भी की थी। उनका कहना था कि सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। उनकी इस बयान पे काफी ज्यादा आलोचनाएं भी हुई थी, परंतु समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर आकर्षित होने लगा। भारत के समृद्ध लोग उनसे आकर्षित होकर उनके पास आकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। उस वक्त के भारतीय समाज में उनका जमकर विरोध हुआ। उन्हें सेक्स गुरु तक की संज्ञा दे दी गई। साल 1970 में वे कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और अपने अनुयायियों को नव संसाय की शिक्षा दी और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। यहीं से एक महिला लक्ष्मी कुरवा, जो बाद में मां योगा लक्ष्मी बन गई थी, वह रजनीश की सचिव बन गई और मुंबई में स्थापित होने के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1974 में रजनीश पुणे आ गए और यहाँ उन्होंने गोरेगांव पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। इस आश्रम को आज इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। उनके भक्तों में भारत के एलाइट ग्रुप के साथ ही पश्चिमी देशों के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। तब भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार माने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपने करियर को छोड़ ओशो के शरण में जाने का फैसला लिया। भारतीय सिनेमा उद्योग के कई जाने माने लोग ओशो के पुणे आश्रम के नियमित सदस्य बने। उनके अनुयायी भगवा और लाल कपड़े पहनते थे और विदेशी अनुयायियों का हिंदुस्तानी नामकरण भी किया गया था। 1970 आते आते पुणे में 6 एकड़ में फैला आश्रम अनुयायियों के लिए छोटा पड़ने लगा था और उन्हें एक नए आश्रम की जरूरत पड़ी। तब तक भारत में ओशो का विरोध भी अपने चरम पर पहुंच गया था और सामान्य जनमानस उन्हें स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी बीच 1980 में एक घटना घटी जब एक व्यक्ति ने ओशो की हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सका। इस विरोध से परेशान होकर ओशो अपने 2000 अनुयायियों के साथ भारत छोड़ दिए और अमेरिका के अर्गेन शहर में 100 मील के एक रैंच का अपना आश्रम बना लिया। इस रैंच को एक शहर में बदल दिया गया और नाम रखा गया रजनीशपुरम। 1986 में उन्होंने अर्गेन को छोड़ दिया और वापस भारत आ गए। भारत लौटने के बाद एक बार फिर उन्होंने पुणे के आश्रम में उपदेश देना शुरू किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा और वह बहुत कमजोर हो गए थे। धीरे धीरे सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और 19 जनवरी 1990 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी समाधि पर लिखा है, न पैदा हुए न मरे। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक
धरती पर अवतरित हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रम को ओशो इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया। ओशो ने अपने जीवन काल में बहुत सी किताबें लिखी है जो आज भी मौजूद है। उनकी मृत्यु में भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। दोस्तों, आज से करीब 30 साल पहले ओशो के समकालीन लोगों को ओशो की बात शायद समझ में नहीं आई होगी और समाज के लिए उनकी बातों को स्वीकारना इतना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन आज ओशो पहले की तुलना कहीं ज्यादा अधिक जीवित हैं। आपको ओशो की ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।